हाँ दोस्तों, यूट्यूब में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त राजू कुमार। दोस्तों, आज मैं फिर आप लोग को आधुनिक भारत के इतिहास का क्वेश्चन करवाऊंगा। आज का जो क्वेश्चन है दोस्तों, वह है 19वीं और 20वीं शताब्दी के मध्य भारत जो अंग्रेजों का संबंध था भारत के बीच में, उनके बारे में बात करेंगे। 19वीं 20वीं शताब्दी में भारत आंग्ल भारत संबंध पर की विवेचना करे या उसके ऊपर टिप्पणी लिखे या उसके ऊपर चर्चा करे, इस तरह से क्वेश्चन आ सकती है। तो उसका आंसर जो हम लोग देंगे, उसका जो सॉल्यूशन देंगे, कुछ इस प्रकार से देंगे जो बताएंगे। बताने से पहले बता दोस्तों मैं आपको, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पहले से हैं तो अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। दोस्तों आइए बात करते हैं अपने क्वेश्चन के ऊपर। आंग्लो फारस संबंध के बारे में बात करें, रिलेशनशिप के बारे में बात करें। पहले बात करते दोस्तों हम 19वीं शताब्दी में कि 19वीं शताब्दी में कैसे संबंध रहा आंग्लो और फारस के बीच में, और फिर 20वीं शताब्दी में कैसा रहा। दोस्तों जब फारस की बात आती है तो ईरान या फारस, ईरान को ही उस समय फारस कहा जाता था, अभी ईरान के नाम से आता था। ईरान दोस्तों, ये फारस आज से नहीं दोस्तों, प्राचीन काल से ही बहुत ही महत्वपूर्ण रही है अन्य राजा या शासकों के लिए, क्योंकि कोई भी राजा या शासक जो प्राचीन काल में भारत पर आक्रमण किए हैं सभी ईरान से होकर के ही आया करते थे। तो शुरुआती काल से ही सभी के लिए दिलचस्प रहा है और सभी के लिए महत्वपूर्ण स्थान रहा है ईरान यानी फारस। तो दोस्तों जो अंग्रेज से पहले मुगल लोग थे, मुगलों ने भी दोस्तों फारस से अपना संधिपूर्ण नाता रखे थे और अपने भारत साम्राज्य को सुरक्षित रखने में सफल हुए थे, क्योंकि उनका नाता ईरान से काफी अच्छी थी, जिस कारण से पूर्वी साम्राज्य या पूर्वी कोई देश का इधर बढ़ावा नहीं हो पाया और मुगलों का दमन करने में कोई इतना दिलचस्पी नहीं दिखाया, क्योंकि वो ईरान से अच्छी नाता रखा हुआ था और ईरान को अपने नियंत्रण में रख करके अपना साम्राज्य का सुरक्षा कवच की तरह जकड़ा हुआ था। दोस्तों वही जब ईरान की समस्या जब अंग्रेज के समय में आती है, क्योंकि अंग्रेज का जब विस्तार हो जाता है, आंग्लो बर्मा सब पे हो जाता है, तो उस टाइम दोस्तों एक चिंता सता रही थी फारस को लेकर, क्योंकि फारस की तरफ रशिया का, फ्रांस का, जर्मनी और तुर्की का वर्चस्व बढ़ता जा रहा था। उनका दबदबा दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा था। उनका दबदबा को रोकने के लिए अंग्रेजों को ईरान से संधि कर या मित्रता जैसे भी हो उनसे मित्रता करके, चाहे संधि करके, कुछ भी तरीका से अपने विरोधियों को रोकने के लिए ईरान से संबंध बनाना पड़ता। यही कारण था कि अंग्रेज ने ईरान के साथ अपना एक मित्रता जताने की कोशिश की, बहुत सारी नीति अपनाने की कोशिश की, जो कुछ इस प्रकार से है। मैं आप लोगों को अब बताऊंगा कि अंग्रेजों की क्या नीति रही फारस के साथ यानी कि ईरान के साथ। तो दोस्तों पहला नीति बात करें तो लॉर्ड वेलेस्ली की। जो लॉर्ड वेलेस्ली का दोस्तों जो अपना ये गवर्नर जनरल रहते हैं, ये 1799 से 1805 तक रहते हैं। 6 वर्ष की अपने पदावधि के दौरान इन्होंने भारत से संबंध स्थापित करने की बहुत ज्यादा कोशिश की, क्योंकि दोस्तों 1799 ईस्वी में इन्होंने ईरान के ही कई दूत को वहां पे फारस के शाह के पास भेज करके संधि का वार्ता रखे थे, परंतु ये उनकी संधि को सुनी नहीं जाती थी। इसी बीच इन्होंने लॉर्ड वेलेस्ली ने एक नीति अपनाई। नीति के तहत नीति ये थी कि ईरान के शाह को यानी कि फारस के शाह को अफगानिस्तान के शासक जमा शाह के साथ उलझा दिया था, दोनों को आपसी संघर्ष करवा दिया था, ताकि दोनों जब आपसी संघर्ष हो तो अंग्रेजों का जो भारत साम्राज्य था उस पर अफगानों का दबदबा कम रहे, उसका वर्चस्व कम रहे, अफगानों से खतरा कम हो। ये तो दोस्तों नीति उसकी सफल रही। अफगानों से तो दबदबा से तो ये बच गया, लेकिन फ्रांसीसी प्रभाव और रूसी प्रभाव से नहीं बच पाया था, क्योंकि उनका प्रभाव बढ़ता ही जा रहा था, कम होने का नाम ही नहीं ले रहा था। यही कारण दोस्तों लॉर्ड वेलेस्ली ने मैकलम को भेज करके 1801 ईस्वी में राजनीतिक और व्यापारिक संधि करके अपना एक संधि अपनाया, जिसके तहत अंग्रेजी कंपनी और भारतीय कंपनी यानी व्यापार को फारस में निवासी तौर पर रहने का इन लोगों को प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया। दोस्तों ये थी लॉर्ड वेलेस्ली की पार्सिया के साथ नीति, या पार्सिया नीति के लिए दे सकते हैं इसको, तो ईरान के साथ नीति लॉर्ड वेलेस्ली की। अब जो लॉर्ड वेलेस्ली के बाद दोस्तों लॉर्ड मिंटो प्रथम आते हैं, तो लॉर्ड मिंटो प्रथम भी संधि को अपनाते हैं ईरान के साथ, क्योंकि ईरान बहुत ही महत्वपूर्ण थी। उन्होंने क्योंकि जो लॉर्ड वेलेस्ली ने संधि अपनाई थी और अंग्रेज का जो ईरान के साथ में व्यवहार रहा था, उन व्यवहार से क्षुब्ध होकर, उनके व्यवहार से क्रुद्ध होकर ईरानियों ने
फ्रांस से मित्रता की हाथ बढ़ाई। जैसे ही फ्रांस से मित्रता की हाथ बढ़ाई, ईरानियों ने, अंग्रेजों को डर हो गया कि हम किसी भी तरह से अपने विरोधियों से हाथ मिलाने ईरान को नहीं देंगे, उससे जैसे भी हो संधि करेंगे। यही कारण दोस्तों 1809 ईस्वी में, 9 से पहले, ये जो लॉर्ड माउंट मिंटो प्रथम था, मैकलम को संधि के लिए ईरान भेजे, लेकिन मैकलम को फ्रांस की उधर वर्चस्व बढ़ता जा रहा था, फ्रांस की प्रभाव में आकर उन्हें वापस आना पड़ा। वापस आते ही लॉर्ड मैकलम ने इनको क्या क्या युद्ध का मतलब कि प्रस्ताव दिया कि युद्ध पे आक्रमण कर दिया जाए, लेकिन लॉर्ड मिंटो प्रथम नकार दिया, अस्वीकार कर दिया। उनको फिर से उन्होंने हरफोर्ड जोन्स को संधि के लिए, संधि वार्ता के लिए ईरान भेजे, यानी कि फारस भेजे। तो इस बार दोस्तों संधि दोनों में आपस में संधि हो गई। 1809 ईस्वी में दोनों के बीच में एक संधि हो गई फिर से। अब दोस्तों आगे की नीति की बात हम करें, लॉर्ड मिंटो प्रथम तो 1809 ईस्वी में प्रारंभिक संधि अपना ली। इसके बाद आते हैं लॉर्ड हेस्टिंग। लॉर्ड हेस्टिंग का दोस्तों 1813 से 1823 तक, यानी कि 10 वर्षों तक अपना पद को संभाले कर रखते हैं। जब लॉर्ड हेस्टिंग आते हैं, इन्होंने संधि को अपनाया, क्योंकि जो मिंटो के द्वारा संधि अपनाई गई थी वो काफी कारगर नहीं रही थी, अस्थायी रूप से कारगर नहीं रही थी, जिस कारण से लॉर्ड हेस्टिंग ने भी संधि को अपनाया था। संधि को इसलिए अपनाया गया था क्योंकि वो चाहते थे कि जो यूरोपीय राष्ट्र, अदर राष्ट्र थे, जो फारस में इन कर रहे थे या उनसे मित्रता या संधि करके फारस में अपना कब्जा जमा रहे थे, ये चाह रहे थे कि हमारे विरोधियों को स्थान नहीं दिया जाए। यही कारण दोस्तों लॉर्ड हेस्टिंग भी ईरानियों से अपने मित्रता की संधि के लिए आगे आया और 1814 ईस्वी में संधि का प्रस्ताव दिया। संधि में दोस्तों ये कहा गया था कि जो उनके अंग्रेज के जो विरोधी हैं उनको स्थान नहीं देंगे, जो यूरोपीय संघ के सैनिक को आने फारस नहीं देंगे, उनको मना करेंगे। ये संधि को स्वीकार कर लिया गया और ये संधि के तहत दोस्तों यह भी बात हुई कि जब ईरान यानी फारस और अफगान के बीच में युद्ध होगी तो अंग्रेज उससे दूर रहेंगे। अगर अंग्रेज और अफगान के बीच में युद्ध होती है उसमें ईरान जरूर मदद करेंगे अंग्रेजों का। अगर ईरान पे विदेशों का आक्रमण होता है, यानी कि कोई यूरोपीय संघ का आक्रमण होता है, तो फिर अंग्रेज मदद करने के लिए उसको जरूर पहुंचेंगे। ये सारे वचन या आश्वासन दिए अंग्रेजों ने ईरान को, और ईरानियों ने अंग्रेजों के साथ आश्वासन दिए। दोनों एक दूसरे से तात्पर होके जुड़ गए और दोनों एक दूसरे को आश्वासन दिए कि हम दोनों एक दूसरे के संकट में साथ देंगे, पैर से दोनों पैर लेके खड़े रहेंगे। तो दोनों के आश्वासन तो दिए, लेकिन बाद में या क्या हुआ, अंग्रेज तो सब दिन का मतलब क्या कहे, उसको तो गाली देने का मन करता है। वो कभी भी अपने वचन पर नहीं टिकते थे दोस्तों। सब दिन अपना भारतीयों को भी आज़ादी देने के नाम पे, डोमिनेट स्टेट देने के नाम पे हमेशा धोखेधारी, चीटिंग करते आए थे। उनका वो नीति ही क्या बता, कुछ बोलने का इच्छा नहीं कर रहा है। तो यही नीति दोस्तों ईरानियों के साथ भी अपनाया। अब बात करते हैं दोस्तों रूसी का बढ़ता प्रभाव ईरानियों के ऊपर। जब रूसी का जो गुलिस्तान का संधि हुआ था 1813-14 ईस्वी में, उसके तहत 10 वर्षों तक ईरान में शांति की बादल छाई रही, लेकिन दोनों के अंदर अंदर आग की झुलस बढ़ती गई और ये आग की झुलस एक संघर्ष का रूप ले लेता है 1827 ईस्वी में। जब 27 ईस्वी में दोनों में आपसी झगड़े होते हैं, संघर्ष होते हैं, उस टाइम ईरानी अपने मित्र अंग्रेजों से मदद मांगते हैं कि दोस्त मेरा मदद करो, लेकिन अंग्रेज मुकर गए, अपने वचन से, अपने आश्वासन से मुकर गए और उनकी मदद नहीं किया, जिस कारण से ईरानियों की हार हो गई। ईरानी परास्त हो गए। परास्त होने के बाद वो हताश हो गए। हताश होने के कारण अफगान की ओर उन्होंने आक्रमण करना शुरू किया, अफगान की ओर बढ़ना शुरू किया और हेरात पे अपना कब्जा जमा लिया। जैसे ही हेरात के ऊपर ईरानियों ने कब्जा जमाया, अंग्रेज को डर हो गया, क्योंकि अंग्रेज को खतरा पैदा हो गया, जिस कारण से उस टाइम दोस्तों आ गए थे वासाराय लॉर्ड ऑकलैंड। लॉर्ड ऑकलैंड ने फारस के खाड़ी में अपने युद्ध सेना और युद्ध पोत को भेज दिए, जिस कारण फिर से ईरानी डर गए और डरने से फिर से संधि कर लिए। संधि के तहत दोस्तों 19वीं शताब्दी की कहानी समाप्त होती है। इस प्रकार दोस्तों एक तरह 19वीं शताब्दी में चढ़ाव उतराव होते रहा और एक तरह से अच्छी संबंध बनी रही आंग्ल और फारस के बीच में। अब दोस्तों बात करते हैं हम 20वीं शताब्दी की। 20वीं शताब्दी में कैसा संबंध रहा आंग्लो और फारस के बीच में। तो दोस्तों 20वीं शताब्दी में आंग्लो और फारस के बीच में शुरुआती पीरियड से चढ़ाव उतराव देखने को मिलता है, क्योंकि शुरुआती पीरियड में ही अंग्रेजों फारस के ऊपर जो रूस का और फ्रांस का वर्चस्व बढ़ता जा रहा था, और उस टाइम जर्मनी और तुर्की भी अपना दिलचस्पी दिखा रहा था, प्रयत्नशील कर रहा था फारस की खाड़ी में अपना प्रभुत्व जमाने का। तो अंग्रेज कहीं न कहीं इससे भयभीत हो गया था,
क्योंकि अंग्रेज लोग का जो प्राचीन बहुत पुराने टाइम से, बहुत पहले से ही उन लोगों का दिलचस्प स्थान था फारस की खाड़ी। वो नहीं चाहता था कि मेरे विरोधी, मेरे दुश्मन उस पर कब्जा करे। इनके लिए इन्होंने पूरी तरह से तैयारी की। और उसी टाइम दोस्तों फ्रांस को ओमान की सरकार ने जसासी नामक स्थान पर कोयला स्टेशन खोलने की अनुमति दी और बहुत सारी सुविधा प्रदान की थी। तो लॉर्ड कर्जन ने खुद से फारस की खाड़ी कई बार गई और कुछ सैनिक को वहां भेजे और ओमान की सरकार को धमकियां दी और युद्धपोत भेज दी कि फ्रांस की दी हुई सुविधा को वापस लो। और ओमान की सरकार ने धमकी में आके फ्रांस की दी हुई सारी सुविधा को वापस ले लेती है। और यह विरोधियों को रोकने के लिए लॉर्ड कर्जन ने अपने युद्धपोत को भेजे, बहुत सारे नीति को अपनाए, रोजगार को बढ़ाए, रेल लाइन की बढ़ावा दे, बहुत सारी चौकियां मतलब पुलिस चौकी की संख्या बढ़ाई गई, जिस कारण से विरोधियों का सामना करने में यह सक्षम हो पाया और अपने आप को वहां पे रखने में भी सक्षम हो पाया लॉर्ड कर्जन। और इस प्रकार से दोस्तों देखें तो विरोधियों का सामना भी कर पाया। और 1907 ईस्वी में दोस्तों इंग्लैंड और रूस के बीच में संधि होती है ईरान को लेकर के। ईरान को अखंड और स्वतंत्र रखने का दोनों ने आश्वासन दिया। लेकिन यह आश्वासन दोस्तों प्रथम विश्व युद्ध से पहले तक ही रह पाती है, 7 वर्ष तक की। जैसे ही प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत होती है फिर से मतलब कि ईरान यानी फारस के ऊपर यूरोपीय राष्ट्र का दबदबा बढ़ने लगता है ताकि अंग्रेजों को तंग कर सके, ब्रिटिशर को तंग कर सके। ये तो तंग करने वाले में से थे नहीं, तंग होने वाले में से थे नहीं। इन्होंने जैसे ही तंग करने का शुरू किया, जो विरोधी राष्ट्र इसका विरोध करना शुरू किया, इन्होंने भी डट कर सामना शुरू किया और सभी को विरोधियों का दमन कर दिया और फिर से फारस में अपना दबदबा जमाने में सक्षम हो पाया। इस प्रकार से दोस्तों द्वितीय विश्व युद्ध तक चढ़ाव उतराव, कभी अच्छी संबंध, कभी खराब, कभी गिरना, कभी पड़ना अंग्रेजों का लगा रहा फारस के साथ में। अंततः दोस्तों 1942 ईस्वी में फिर से इंग्लैंड, फ्रांस और रूस के बीच में एक संधि होती है ईरान की स्वतंत्रता और राजनीतिक स्वतंत्रता को लेकर के कि उसको अखंडता और स्वतंत्रता प्रदान की जाएगी। और पुनः एक साल बाद 1943 ईस्वी में ईरान के तेहरान में रूस, इंग्लैंड और अमेरिका के तहत दोस्तों एक क्या सम्मेलन होती है। और इस सम्मेलन में कि यह कहा जाता है कि सभी अपना सेना को ईरान से हटा लिया जाएगा। और यही होती है कि इंग्लैंड भी अपना सेना को वापस ईरान से ला लेती है और इस धीरे धीरे रशिया भी और अमेरिका भी अपना सैनिक को वापस बुला लेती है ईरान से। और इस प्रकार से दोस्तों ईरान यूरोपियों के चुंगल से छूट जाते हैं, उनके जकड़े हुए कड़ियों से बाहर आ जाते हैं और वह अंततः स्वतंत्र हो जाते हैं। दोस्तों यही संबंध थी ईरान आंग्लो फारस की 19वीं शताब्दी और 20वीं शताब्दी की। मैं आशा करता हूँ ये जो एक्सप्लेनेशन है आपको काफ़ी अच्छी लगेगी। जय हिंद दोस्तों, मेरे वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कॉमेंट जरूर करें दोस्तों। जय हिंद।